Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics and Math Concept by Sumit Sharma. Today we will start the next topic of class 12th, cyclotron. In last videos we have discussed about the motion of charged particle in electric field as well as in magnetic field. ठीक है, तो आज हम करेंगे साइक्लोट्रॉन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है और वैसे भी आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसके यूजेज हैं वो देखोगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। यदि कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है। वैसे आपको पता साइक्लोट्रॉन क्या होता है, चक्रवात होता है ना, आपको पता होगा जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो भाई, जैसे ये बोलते हैं ऐसे ग्राउंड के अंदर एयर का ऊपर की तरफ उड़ना साइक्लोट्रॉन होता है। बट जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। वो डिवाइस क्या करती है उसके बारे में जानते हैं, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। तो देखिएगा व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले यदि आपसे पूछे एक नंबर के अंदर आ जाए भाई साइक्लोट्रॉन है क्या, डिफाइन करो, इंट्रोडक्शन तो साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए डिवाइस टू गेट हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। अब देखो एक ऐसी डिवाइस जो आपको दे हाई वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल या हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल। आपको पता है वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी और वी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले पूछे भी आपसे कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, तो क्या बताओगे, इट इज एन डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। ये बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं यूज टू गेट हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। और देखो किस काम में आएंगे वो हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, फॉर एक्सपेरिमेंट्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स। आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनके अंदर आपको पता है भाई न्यूट्रॉन डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल्स डाले जाते हैं। तो उसके अंदर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चाहिए ना। तो इस डिवाइस से जो हम चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, जो अपने पास डिवाइस है ना साइक्लोट्रॉन, वो मैक्सिमम टाइम्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, सिर्फ किनको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम में आते हैं। याद रखना साइक्लोट्रॉन को कब यूज करते हैं, जब हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना हो उस केस में। अब देखो आपने जो पीछे के जो कंसेप्ट पढ़े थे उनको याद करते हम देखते हैं। देखो आपने देखा था भाई जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, कैसा है पॉजिटिव, इधर कैसा है नेगेटिव, ठीक है। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमने निकाला था, F इक्वल्स टू क्या आता है, QE होता है, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या था, QE। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या था, F बराबर QE। आपने यहां से देखा था भाई, आपने जब एक्सेलरेशन निकाला उस चार्ज पार्टिकल का, वो क्या मिल गया था, QE बाय में M। ये क्या था, एक्सेलरेशन। अब आपने देखा भाई एक्सेलरेशन जो है चार्ज पार्टिकल का वो क्या है, QE बाय में M। अब आपको यहां से वेलोसिटी निकालनी थी उस चार्ज पार्टिकल की, भाई किस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से इस प्लेट तक जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। आपको पता है u की वैल्यू क्या, अपने पास 0, u का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0, 0 प्लस क्या है, a की जगह क्या है QE बाय में m इंटू में क्या आ गया t। तो वेलोसिटी देखिए चार्ज पार्टिकल की तो क्या मिलती है, QE बाय में m इंटू में t। ये क्या देता है, जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किन के ऊपर डिपेंड करती है, देखो अब चार्ज कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है ना E और T। अब T के ऊपर कैसे डिपेंड नहीं मान सकते हम, इसको देखते हैं। यदि अपने पास T होगा तो T का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम के लिए। और ज्यादा टाइम के लिए कब जाएगा चार्ज पार्टिकल, जब यहाँ पे इनके बीच की जो लेंथ है, इन प्लेट के बीच की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। और देखो आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे, हमें पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय में L होता है। यदि लेंथ इंक्रीज हो गई तो अपने पास E की वैल्यू डिक्रीज होगी। यदि देखो आप यहाँ से जो L है, L क्या जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट के बीच की, वो उसको यदि हम ज्यादा करते हैं तो E की वैल्यू क्या हो रही है, कम। यदि लेंथ ज्यादा नहीं होगी तो जो टाइम है वो ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मीन क्या हुआ, यदि हम टाइम को इंक्रीज करें तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाउन आ जाएगी, कम होगी, लेस अमाउंट के अंदर होगी। तो क्या बोल सकते हैं, जब हमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ज्यादा कर दें तो अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा।
अब देखो आप, हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन दे दिया, यहाँ पे अपने पास थी कितनी वेलोसिटी v, या स्टार्टिंग में मान लेते हैं अपने पास कैसी वेलोसिटी थी 0, अब वो v वेलोसिटी के साथ यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब देखो आप कैसे भी करके इस चार्ज पार्टिकल को, यदि इस v वेलोसिटी वाले को यहाँ पे ले आए, अब v से हमें पता भाई चार्ज पार्टिकल इधर कैसा पॉजिटिव, इधर कहाँ जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2v। ऐसी इस 2v वाली जो स्पीड है, उस स्पीड के साथ उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल को हम इधर लेके आए, इधर रखा हमने 2v, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उसके जो एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी 3v। ऐसे ही देख सकते हैं यदि हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, इसको वापस यहाँ पे ले आए तो जो चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली एक्सेलरेट हो रहा है। अब एक्सेलरेट होगा तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज। हम इसको 1000 ऑफ टाइम्स करें तो अपने पास स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी 0 थी, हमने कुछ वेलोसिटी दी, उसके बाद जैसे जैसे बहुत बार करते जाएंगे तो अपने पास वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, बोल दिया अपने पास 1000 टाइम्स ऑफ v की 1000 गुना वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें यही तो चाहिए ना, जो अपने पास चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब अपने पास कंसेप्ट ये आता है कि वो चार्ज पार्टिकल यहां से वापस इधर कैसे आए। देखो 0 से v को वापस हम यहां पे लेके आए, तभी तो 2v के अंदर चेंज होगा, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इंक्रीज होगी जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इसके लिए देखो आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वो उन चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? सर्कुलर पाथ। हम यहां से देख सकते हैं यदि अपने पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो इसके क्रॉस में, तो यहाँ पे जो v वेलोसिटी का जो पार्टिकल है यहाँ पे देख सकते हैं भाई, हमने यहाँ पे ऐसे लगाया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे घूम के आएगा ना तो सर्कुलर पाथ में देगा, सर्कुलर पाथ में यहाँ से इधर ऐसे घुमाएगा इसको चार्ज पार्टिकल, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, हाई स्पीड देने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जरूरत है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम साइक्लोट्रॉन को परफॉर्म करेंगे। फिर कैसे साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा, तो इसकी यदि हम प्रिंसिपल लिखना चाहें किन प्रिंसिपल के ऊपर साइक्लोट्रॉन बेस्ड रहता है, तो हम देख सकते हैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जरूरत है और मैग्नेटिक फील्ड की भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वापस उसकी डायरेक्शन को चेंज करके उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आता है, री एंटर करा देता है ना। क्या बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हो, चार्ज पार्टिकल वापस घूम के उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री कराने का काम करेगा। तो इनकी यदि हमें प्रिंसिपल लिखना चाहें साइक्लोट्रॉन का तो प्रिंसिपल देखते हैं, और प्रिंसिपल्स क्या होंगे। अभी जो हमने देखे हैं प्रिंसिपल क्या होंगे उनको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखो साइक्लोट्रॉन बेस्ड ऑन मेनली 2 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है, या फिर बोल सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस विच बेस्ड ऑन द क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड हो और दोनों के दोनों एक दूसरे के क्रॉस हो, उस फील्ड के अंदर साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। तो इसके 2 प्रिंसिपल क्या हैं भाई, बोल सकते हैं जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। और देखते हैं जो चार्ज पार्टिकल उसको वापस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लेके आता है, बोल सकते हैं सर्कुलर पाथ में जो घुमाता है वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इनको यदि लिखना चाहें तो सिंपली लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल टू गिव हाई वेलोसिटी टू द चार्ज पार्टिकल। अब एक्सेलरेट करेगा किसके लिए भाई, जब एक्सेलरेट करेगा तो आपको सीधी सी बात है भाई उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, या बोल सकते हैं सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। भाई देख लेते हैं अपने पास एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, अब वो सीधा निकल जाता यदि उसको हम नहीं घुमाते। अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, इसको घुमा देगा, वो घुमाएगा तो वापस उसी सर्कुलर पाथ में लेके आएगा। इसी वजह से अपने पास जो चार्ज पार्टिकल वापस अगेन वेलोसिटी हाई मिलेगी, उसको वापस ऐसे एक्सेलरेट होगा, ऐसे एक्सेलरेट होते हुए बहुत ज्यादा स्पीड वो गेन कर पाएगा, जिससे कि भाई हम उसको फिर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज कर पाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए।
तो जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्या है, ये बोल सकते हैं भाई जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का वो क्या कहता है, ये बेस रहता है क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाने के लिए। तो इन दोनों का बेस के ऊपर ही अपना जो साइक्लोट्रॉन है वो वर्क करता है। तो जो साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे है, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम ये देखेंगे भी वो कैसे वर्क करता है, वर्किंग फिनोमेना कैसा होगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे प्रिंसिपल्स। पहले तो हमने देखा इंट्रोडक्शन के अंदर साइक्लोट्रॉन है क्या, एक जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने की डिवाइस है। इसके प्रिंसिपल का जिक्र हुआ, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कराता है। ठीक है, तो अब इसके जो कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या फिर बोले इसके अंदर इसका जो डायग्राम होगा, ये डिवाइस कैसी होगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या स्टेप आते हैं उनको देखिएगा। अभी कंस्ट्रक्शन का जिक्र करें तो आप देखोगे इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, कैसे कैसे हम उनको वर्क में लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो अपने पास होनी चाहिए 2 Ds नेम D1 एंड D2। देखो 2 Ds यूज करनी है, और Ds कैसी होंगी, ऑफ होलो मेटल स्फीयर। कोई भी मेटल है, जैसे मान लेते हैं अपने पास टिफिन होता है ना, टिफिन बॉक्स, राउंड टिफिन बॉक्स हमने ऐसे मान लिया अपने पास। ठीक है, इसके नीचे से हमने ऐसे मान लिए, ये वाले जो पार्ट्स हैं इसका जो बेस मान लेते हैं, इसको आप बीच में से काट दो। हमने बीच में से काटा, बीच में से काटने के बाद अपने पास देखो 2 पार्ट हो गए ना, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। इस टाइप के अपने पास देखो एक होलो या बोल सकते हैं राउंड टिफिन था ना, उस राउंड टिफिन के हमने 2 पार्ट कर दिए, तो अपने पास क्या बन गए, डीज बन गए ना। एक तो डी अपने पास ये होगी, सेकंड ये होगी, इसको D1 नाम दे दिया, इसको D2। तो हमने क्या किया, मेटल का कोई एक टिफिन शेप के अंदर कोई होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। टिफिन होता है जिस शेप के अंदर, राउंड शेप के अंदर, बीच में से कट किया, तो अपने पास 2 Ds हो गए, एक तो D1, दूसरी कौन सी हो गई, D2। ठीक है, सेकंड देखते हैं आयन सोर्स। अब एक आयन सोर्स होगा, देखो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया ये वाला आयन सोर्स। ये आयन सोर्स है, जो Ds है ना, दोनों हमने D1 D2 यूज किया है, उनके बीच में इंसर्टेड किया एक आयन सोर्स, जहां से हम आयन को रिलीज करेंगे, बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 2 हो गए अपने पास केसेस। थर्ड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ऑफ ऑर्डर 10⁴ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 10⁷7। अब देखो हम कैसे यूज करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, कैसे भाई, यहाँ पे अपने पास पहले चार्ज पार्टिकल इधर पॉजिटिव तो इधर कैसा है, नेगेटिव। ऑसिलेटर का काम क्या होता है भाई, इनकी जो पोलैरिटी उनको चेंज करा देगा, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, नेगेटिव उसको पॉजिटिव। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोली, 10⁻7 हर्ट्ज बोल सकते हो। 1 सेकंड के इतनी बार, 1 सेकंड में इतनी बार चेंज करा देगा इसकी पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलेगा। तो 1 सेकंड को कितना चेंज करा सकता है, तो इसकी पोलैरिटी क्या है, 10⁻7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हम ये ऑसिलेटर यूज करेंगे, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसकी रेंज क्या रहेगी, 10⁴ वोल्ट। ठीक है, इस टाइप का हम इसके अंदर ऑसिलेटर यूज करेंगे। जो डीज है ना, D1 D2, एक बार D2 को पॉजिटिव कर देगा, D2 को नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, उसी वजह से तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक डी से दूसरी में जाएगा, और दूसरी से वापस पहले के अंदर आएगा ना, तो किसकी वजह से, इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तभी तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या अपने पास है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स पोल। देखो तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल्स, अब हमें पता है भाई, जब हमें अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने पास ड्यू टू ऑसिलेटर हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तो जनरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपने पास क्या होने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल होने चाहिए। हमने देखो ऊपर रिप्रेजेंट किया, एक नॉर्थ पोल है, नीचे कैसा है, साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ और साउथ पोल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टली जब हम इस बॉक्स को टिफिन बॉक्स के तरह इस शेप को ऐसे रखेंगे, इधर D1 इधर क्या D2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें कैसे, नॉर्थ टू साउथ क्रॉस हो गया ना, देखो इधर तो क्या अपने पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो क्रॉस हो गया ना। हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था भाई, जो अपने पास साइक्लोट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं दोनों के ऊपर। तो अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्या है, विंडो टू एग्जिट द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल टू हिट द टारगेट। अब देखो जो चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, हाईली स्पीड गेन करेगा हाई वेलोसिटी के साथ, अब उसके लिए एक विंडो भी चाहिए ना, उस विंडो से हम उस चार्ज पार्टिकल को एग्जिट कर पाए, बाहर की तरफ निकाल पाए और उसको टारगेट के ऊपर हिट करा पाए।
यहाँ पे एक विंडो होगी, उस विंडो को हमने W से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, टारगेट के ऊपर। तो समझ में आया आपको? समझना क्या है, इसके अंदर हमने 2 डीज यूज किए हैं, उन दोनों डी के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर हमने आयन सोर्स को रखा है जहां से हम आयन को रिलीज करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 डीज थी उनके साथ ऑसिलेटर को कनेक्ट किया है ताकि हम इनकी पोलैरिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्रोवाइड करा सकें। और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके लिए क्या यूज किया, 2 पोल नॉर्थ और साउथ पोल, जिससे अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे जो विंडो, इस विंडो से जो अपना एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ निकल जाएगा। और साथ ही साथ कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा भाई इस पूरी की पूरी डिवाइस को हम वैक्यूम के अंदर रखेंगे, तो इसको किसके अंदर कर देंगे, इसको कर सकते हैं टोटल को वैक्यूम बॉक्स के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे ताकि एक्सटर्नली जो भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट है इसके ऊपर न पड़े, ठीक है। तो ये वाली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अभी बस इसकी वर्किंग, उस वर्किंग को देख लेते हैं। अगर अभी हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग का जिक्र करें तो वर्किंग के अंदर आपको क्या देखना है, जो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे जो अपने पास पार्ट लिया था इसके अंदर यहाँ पे एक आयन सोर्स लिखा था, ठीक है। आयन सोर्स क्या है, एक ऐसा सोर्स जहाँ से हम आयन को प्रोड्यूस कराएंगे इसके बीच में, ठीक है। और हमने इस अरेंजमेंट के अंदर देखा भाई यहाँ पे ऑसिलेटर का काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोवाइड कराएगा, वो भी क्या फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहेगा। तो देखते हैं जब भी हम इस वर्किंग को स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने तरीके से लिखना है, आपको जो समझना है वो चीज़ दिखेगा। अपने पास एक पॉइंट P ले लिया, जब भी अपने पास P के ऊपर अपना सोर्स आया, कैसा, आयन सोर्स, वो चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा, हमने मान लिया अपने पास जो दोनों डीज हैं उन दोनों डीज के बीच में जो पॉइंट P है वहां से एक सोर्स को या बोल सकते हैं चार्ज को हमने इसके ऊपर इमर्ज किया, लेके आए, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल देखो कैसा है, पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और हमने देखा यहाँ पे जो अपने पास फर्स्ट इंस्टेंट के ऊपर हम देखते हैं तो अपनी D2 है वो तो है पॉजिटिवली चार्ज और D1 कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो नेगेटिव की तरफ गया। अब आपको पता है भाई ये जो D है वो कैसी है, होलोस्फेयर, और होलोस्फेयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था इधर गया D1 के अंदर, D1 के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि अपने को पता है इनसाइड है होलो सिलेंडर या होलोस्फेयर या होलो मेटल सरफेस के ऊपर आप देखते हो, सॉरी इनसाइड, तो क्या होता है, 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो चार्ज पार्टिकल यहां से इस D1 के अंदर एंटर कर गया। अब आपको पता जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको रोटेट कराने का काम करेगा ना। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। अब सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराया तो यहाँ से ये वाला घूम के इधर आ गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था, P के ऊपर इमेज हुआ, P से इधर गया D1 के अंदर, क्योंकि कैसा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव D1 की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे इसने इस दौरान कुछ सर्कुलर पाथ ट्रेस किया ना, कैसा, सेमी सर्कुलर, और सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस किया तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी। और रेडियस को हम कैसे निकाल पाएंगे, आपको पता है भाई जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में रखते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है, एक तो होता है अपने पास QVB, और वही अपने पास भाई इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहा है तो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या होता है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जो रोटेट करेगा तो एक फिक्स रेडियस होगी, उसी के अक्रॉस क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करेगा। यदि हम यहाँ से इस इक्वेशन से बोल सकते हैं इन दो फोर्सेज की जो वैल्यूज हैं वहाँ से यदि उस वेलोसिटी को निकालें जिसके साथ वो चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, या फिर इसके अलावा रेडियस निकालें भाई किस रेडियस के अंदर वो रोटेट करेगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो अब V से V की जो पावर वो कट हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या आ गया, QB, इधर क्या बच गया, mv/r। यहाँ से यदि मैं R की वैल्यू निकालनी है वो रेडियस जिस रेडियस के अलोंग चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करेगा वो क्या आ जाएगा, R इक्वल निकालें तो क्या होगा, mv/QB। ये क्या है, वो रेडियस है इसके अलोंग जब चार्ज पार्टिकल पहले किधर गया, D1 की तरफ, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से यदि वेलोसिटी निकालनी उस चार्ज पार्टिकल की, तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ P पॉइंट से D1 की तरफ चला है तो किस वेलोसिटी के साथ गया होगा, तो वेलोसिटी का रिलेशन भी अपने पास है ना, यहाँ से इसी को यूज करते हैं हम V की वैल्यू निकालें तो V क्या आ जाएगा अपने पास, Q
बी इंटू में क्या आ जाएगा आर, नीचे क्या आ गया एम। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। अब देखो आप जब हमने ये वाली कंडीशन देखी तो चार्ज पार्टिकल घूम के देखो इस D1 के अंदर घूम के वापस कहाँ पे आ गया इधर। अब यहाँ पे जाने के बाद वापस कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाएगा। अब वहाँ पे जाने के बाद देखो जो अपने पास ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर क्या करेगा, ऑसिलेटर इन दोनों की जो पोलैरिटी उसको चेंज कर देगा। पोलैरिटी को चेंज करेगा तो इधर वाला कैसा होगा नेगेटिव, इधर वाला कैसा होगा पॉजिटिव। अब अपना चार्ज पार्टिकल घूम के आ गया था इधर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था वहां पे। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी थी उसी टाइम चेंज कर दी, उसी इंस्टेंट के ऊपर इस ऑसिलेटर ने चेंज कर दी। तो चार्ज पार्टिकल कैसा है पॉजिटिव, और किधर जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो यहां से वो चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा और यहां पे आप देखोगे इस D2 के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, क्योंकि इनसाइड तो क्या होगा जीरो। वो चार्ज पार्टिकल फिर क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा। वैसे यहां पे भी देखोगे आप इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी जिसके अंदर ये वाला घूम रहा था हमने मान लिया v वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे देखो इसने अट्रैक्ट किया तो मान लेते 2v के साथ। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस बीच के स्पेस में पहुंचेगा ऑसिलेटर फिर से क्या कर देगा पोलैरिटी को चेंज। ये वाला कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब बीच में कैसा था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या करेगा अपने पास वो चार्ज पार्टिकल फिर से एंटर करेगा एक्सेलरेट होते हुए। तो यहाँ पे भी क्या करेगा फिर सर्कुलर पाथ ऐसे करके अपना जो चार्ज पार्टिकल होगा वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो बहुत बार देखोगे आप बहुत ज़्यादा टाइम्स के अंदर इसकी जो वेलोसिटी पहले मान लेते हैं अपने पास p के ऊपर रखा 0 से v मिल गई, v से 2v 3v 4v, 1000 ऑफ टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलरेट होने के बाद अपने पास यहाँ पे जो विंडो है उस विंडो से हम टारगेट के ऊपर उसको हिट करा देंगे। अब देखो विंडो के साथ आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे हम दो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लगा दें ताकि जो पॉजिटिव है उसको वो अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो ऐसे अपना जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा एक्सेलरेटेड वो अपने टारगेट के ऊपर हिट करेगा और अपना जो फिनोमेना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वर्किंग आपके समझ में आई होगी, फिर से देख लो। जैसे ही सोर्स चार्ज यहाँ पे आएगा P के ऊपर, D1 कैसा है नेगेटिव, D2 कैसा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है कहाँ जाएगा नेगेटिव तरफ एक्सेलरेट होगा, वहां पे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करेगा। वापिस घूम के इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे आते ही उसी इंस्टेंट के ऊपर जो ऑसिलेटर हो क्या कर देगा इनकी जो पोलैरिटी को चेंज करेगा। अब वापस देखो ये वाला तो कैसा हो गया पॉजिटिव, कैसा होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट होकर इधर। ऐसे इसकी जो आर है रेडियस है जो सर्कुलर पाथ की जो चेंज वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी, पहले के लिए अलग सेकंड के लिए अलग। तो इस टाइप का जो पाथ होगा उसको क्या बोले स्पाइरल शेप के अंदर ये वाला ऐसे घूमता रहेगा। जैसे अपने पास ये है ऐसे होता है ना इस शेप के अंदर, इसको क्या बोलते हैं स्पाइरल शेप। इसके अंदर क्या करेगा जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता रहेगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे यदि हम टाइम का जिक्र करें कितने टाइम में ये चक्कर लगा देगा, तो देखते हैं अपने पास यदि हमें टाइम निकालना, टाइम के लिए तो अपने को पता है भाई सर्कुलर पाथ, सिर्फ यदि इसका जिक्र करें छोटे से इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो टाइम क्या होगा अपने पास देखो जो सर्कमफेरेंस होती है वो कहते हैं 2πr, क्या होती है 2πr। यदि हम सिर्फ हाफ का जिक्र करें सिर्फ यहाँ तक या फिर सिर्फ इसका जिक्र करें तो अपने पास सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी πr। नीचे क्या आएगी वेलोसिटी, भाई अपने पास क्या है डिस्टेंस, बाय में क्या करते हैं स्पीड, तो क्या आता है टाइम आता है ना, तो πr बाय में क्या आ गया v, और v की वैल्यू तो अपने पास ही है। इसको पुट करें तो टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा अपने को πr बाय में qb, r ऊपर क्या चला जाएगा m, r से r कैंसिल, t क्या मिल गया पाई m बाय में QB। अब देखो आप यहाँ से सारे के सारे क्या है कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, जो आप चार्ज पार्टिकल होगा उसका मास भी कांस्टेंट, जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट, और हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो भी क्या है कांस्टेंट है। तो अपना जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड ने तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करा भाई कैसा अपने पास इस जो सेमी सर्कुलर पाथ है उस सेमी सर्कुलर पाथ के लिए देखिए तो उसकी रेडियस कितनी है उसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो अपने पास नहीं रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो टाइम पीरियड कैसा है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड देखने के बाद जो अपने पास सर्कुलर पाथ है उस सर्कुलर पाथ का जो यदि टोटल टाइम पीरियड निकालना चाहें तो टोटल क्या आ जाएगा डबल कर देंगे इसका, और डबल होने के बाद भाई अपने पास देखिए कैसा आता है सिर्फ इसके लिए यदि हम डबल कंप्लीट के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t क्या देगा टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2πm बाय में QB। ठीक है,
जैसा हमने यहाँ से देखा जो टाइम पीरियड है वो न तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता भाई चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, और न ही रेडियस के ऊपर डिपेंड करता भाई सेमी सर्कुलर पाथ देख सकते हैं या फिर कंप्लीट सर्कुलर पाथ देखें, स्पाइरल पाथ के अंदर देखें तो न तो जो टाइम पीरियड है रेडियस के ऊपर डिपेंड करता और न ही साथ के साथ भाई जिस वेलोसिटी के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये जानने के बाद हमें इसकी जो वर्किंग है उसका पता चल गया, थ्योरी क्या पता चल गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, हमने देखा था भाई जो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के काम में आती है ना, ज्यादा एनर्जी जिसको देनी है या बोल सकते हैं ज्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल उनको एक्सेलरेट कराने के लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं ना। तो हमें पता होना चाहिए भाई जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं जो एनर्जी होगी, एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो देखते हैं भाई मैक्सिमम एनर्जी अपने को क्या मिलेगी। देखते हैं एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी भाई चार्ज पार्टिकल की या जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कब होगी वो निकालें। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम रेडियस क्या है उस पाथ की जिसके अंदर वो रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे भाई अपने पास वी नोट है, वी नोट क्या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास आर नोट है, आर नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम रेडियस। भी यहाँ से देख लेते हैं अपने पास मैक्सिमम कितनी है वो वाली रेडियस, उसको हमने क्या लिख लिया आर नोट। अब यहां से यदि हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी के लिए तो अपने को रिलेशन पता ना, अभी निकाला था भाई क्यू वी बी, वी कैसी है मैक्सिमम। ठीक है, क्या होता है एम वी स्क्वायर वाई में आर, याद है यहाँ पे भी कैसी है वी नोट, आर कैसा है आर नोट। यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से क्यू बी इंटू में क्या आ गया आर नोट, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास एम। ये क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसके साथ वो चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको एनर्जी निकाले, एनर्जी कैसी होगी काइनेटिक एनर्जी, कैसी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो कैसी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यदि हम जिक्र करें मैक्सिमम का, मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो कैसी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जो अपने पास मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ एम इंटू में जो वी नोट है, वी नोट की वैल्यू क्या अपने पास है क्यू बी आर नोट बाय में एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ से एम का स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये वाला एम कट जाएगा, इनको जब सोल्व करते हैं तो अपने को मिलता है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास देखो जो m था नीचे m का स्क्वायर का उससे कट जाएगा, तो अपने को क्या मिल गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। या फिर इसको लिख लेते हैं भाई इधर के मैक्सिमम, क्या लिख दें के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नोट का स्क्वायर डिवाइड में क्या अपने पास है 2m। ये क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ वो चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, मैक्सिमम वेलोसिटी मिली तो आपने मैक्सिमम एनर्जी निकाल दी। और यहाँ पे आप याद रखना आर नोट क्या मैक्सिमम रेडियस है जिसके अंदर वो रोटेट करेगा, स्पाइरल पाथ के अंदर घूमेगा। ठीक है, अब हमने देखो आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाली, यदि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, क्या निकालें फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साइक्लोट्रॉन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमें पता है 1/t नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं 1/t होता है ना, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं, यहाँ देखिएगा एक बार जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता हर्ट्ज होती है। अब फ्रीक्वेंसी देखें तो क्या आएगा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/t। अब t की वैल्यू तो हमें पता है जो टाइम पीरियड था वो क्या था 2πm बाय में QB। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी QB बाय में 2πm इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, यदि इसके बाद आपसे पूछे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसे लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं ना, और ओमेगा क्या होता है 2π होता है। इसके साथ लिखें तो देखो क्या मिल जाएगा अपने को 2π इंटू में लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है QB बाय में 2πm, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से आपको जो ओमेगा मिला वो ओमेगा क्या है, क्या देखोगे आप यहाँ से QB बाय में m इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पता चला, लीनियर फ्रीक्वेंसी का पता चला, जो अपने पास टाइम पीरियड है उसका पता चल गया, या इसके अलावा आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पता चल गया। ये था ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन। बट अब अपने को है ना कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस भी जिक्र करनी पड़ेंगी। और जब भी हम किसी आदमी की अच्छाई करते हैं तो उसकी कुछ
बुराई का अब तो पता होना चाहिए ना, बताना तो चाहिए ना भाई इसकी क्या बुराइयाँ हैं क्या अच्छाई है। हमने इसके बारे में सब पढ़ लिया भाई किस काम में आता है, तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं भाई, क्या कमियां हैं इसके अंदर वो जान लेते हैं। 2-3 हैं, उनको देखना, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, उसको समझना कैसे है आपको अभी पता चल जाएगा। लिमिटेशंस का जिक्र करें तो सबसे पहले आता है अपने पास जो चार्ज पार्टिकल हम लेते हैं, उस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगा। चार्ज जो हम लेके चले उस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा भाई, अपने को रिजल्ट पता है। क्या रिजल्ट भाई, आपके पास रिलेशन है m इक्वल्स टू क्या होता है m0/√1 - v² डिवाइडेड बाय c²। अब ये जो रिलेशन होता है इसके अंदर m0 क्या अपने पास रेस्ट मास है, रेस्ट मास था अपने पास 5 किलोग्राम 7 किलोग्राम कुछ भी मान के चलें, या फिर अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास ले लेते हैं। भाई अपने पास यदि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए कितना है 1.67 × 10⁻⁻27। तो जो भी मास हम लेके चलेंगे वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करेगा। कैसे, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे जब उससे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे ये वाला जो रेस्ट मास है वो इंक्रीज करता जाएगा। रेस्ट मास m0 था, जो अपने पास स्पीड के साथ जो मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये रिलेशन। अब हम यदि लेके चलें भाई अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, जो वेलोसिटी एज कंपेयर टू c इक्वल है, वो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके इक्वल हमने मान ली। यदि v किसके बराबर है, c के, तो यहाँ पे 1 - 1 0, नीचे क्या आ गया m0/0, किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, m है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसी रिलेशन को यदि हम टाइम पीरियड के केस में यूज करें तो टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम क्या मिला था हमें सेमी सर्कुलर पाथ के लिए, क्या था πm/m में bq। m क्या है, मास। इस m की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करें m0/√1 - v²/c²। अब यहाँ से देखिए अपने पास यदि v की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जाहिर सी बात है यदि हम v को बढ़ाएंगे तो जो अपने पास t है वो भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जो अपने पास t है वो इंक्रीज करेगा। तो इस बात से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हम ये बता सकते हैं कि जो अपने पास चार्ज पार्टिकल हो गया, आयन होगा, द आयन कैन नॉट मूव विद ए स्पीड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट इन द साइक्लोट्रॉन। एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा ये चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन के अंदर मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये क्या फर्स्ट लिमिटेशंस है। और सेकंड लिमिटेशन का यदि हम जिक्र करें तो सेकंड लिमिटेशन के अंदर क्या आएगा, ये हमेशा जो साइक्लोट्रॉन है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, किनको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कराता है। किनको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, या इसके अलावा हम लिख सकते हैं अपने पास हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। देखिएगा इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, नेगेटिव को नहीं कर सकता। या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन। जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैसे भी मोबिलिटी ज्यादा होती है। और यदि हम हाफ mv² देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यदि अपने पास जैसे हम चार्ज पार्टिकल को, जो अपने पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसको इसके अंदर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा मास चेंज होते ही और वेलोसिटी चेंज होते ही वो चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, फास्टर मूव करेगा तो इसका जो सर्कल है या डीज है उनसे आउट हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, तो जो साइक्लोट्रॉन है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कराएगा। इसके अलावा यदि हम देखें थर्ड केस में क्या बोल सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, कैसा है, न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा यदि पार्टिकल हम साइक्लोट्रॉन के बीच रखेंगे तो हम उसको भी एक्सेलरेट नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया P पॉइंट के ऊपर हमने न्यूट्रॉन को रखा, अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अब कोई चार्ज नहीं है तो चाहे D1 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और अट्रैक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो एक्सेलरेट कैसे होगा। आ गया ना समझ में, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, आपका ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी आया, CBSE बोर्ड हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा ये टॉपिक। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ ही साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।